प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने बात किया था इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में और उसके कुछ प्रॉपर्टीज भी समझे थे। आज के वीडियो में हम लोग कुछ और भी छोटे से टॉपिक से बात करेंगे और फिर इस टॉपिक में आगे बढ़ेंगे। सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अंश और आप देख रहे हैं क्लास 10th के फिजिक्स का थर्ड चैप्टर जो कि है इलेक्ट्रिसिटी। और इसी चैप्टर में हम लोगों ने फर्स्ट टॉपिक यहाँ पे कवर किया है जो कि है इलेक्ट्रिक चार्ज। और आज हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज के एक और पॉइंट के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले देखिए हम लोगों ने ये देखा था कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर में कितना चार्ज होता है। आपको पता ही होगा कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर में जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज होता है, जो कि नेगेटिव साइन का होता है, मतलब नेगेटिव नेचर का होता है। ओके, ये चार्ज एक इलेक्ट्रॉन के अंदर होता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए कि 1 कूलम चार्ज जो होता है ये एक्चुअली में कितना होता है, कितने इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होता है, तो क्या मैं यहाँ पर इसे निकाल सकता हूँ? तो देखिए कैसे निकाल सकता हूँ। मैं क्या करूंगा यहाँ पे, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, दोनों साइड में या फिर मैं ऐसे लिखूंगा इसी चीज को 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो मैं यहाँ से ये बोलूंगा कि 1 कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तो 1 कूलम में 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसका मतलब तो यही हुआ, यूनिटरी मेथड में हम लोग ऐसे ही करते हैं, है ना। चलिए, जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो मुझे यहाँ पर एक वैल्यू मिलेगा जो कि होगा 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स को लेता हूँ, इतने इलेक्ट्रॉन्स को अगर मैं लेता हूँ, इतने इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज को कलेक्ट करता हूँ, तब वो कितना चार्ज होगा, वो होगा 1 कूलम का चार्ज। मतलब कि 1 कूलम चार्ज जो है ये कोई छोटा मोटा चार्ज नहीं है, ये बहुत ही बड़ा चार्ज होता है। अब हम लोग यहाँ पे आपको ये समझ में आ गया कि 1 कूलम का चार्ज कितना होता है एक्चुअली में। अब हम लोग बात करेंगे कि ये जो चार्जेस होते हैं, कोई भी चार्ज हो, ठीक है, वो चारों तरफ है ना एक फोर्स लगाता है। कोई भी चार्ज अपने चारों तरफ क्या करता है, एक फोर्स एक्सर्ट करता है। वो जो फोर्स होता है, जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे एक चार्ज ले रहा हूँ, ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक चार्ज, कुछ चार्जेस ले रहा हूँ। ये एक चार्ज ऑब्जेक्ट है, ठीक है, चार्ज पार्टिकल। ये चार्ज पार्टिकल अपने चारों तरफ क्या करता है, एक फोर्स एक्सर्ट करता है अपने चारों तरफ। ये एक फोर्स एक्सर्ट करता है अपने चारों तरफ, ठीक है। तो जो फोर्स ये एक्सर्ट कर रहा है अपने चारों तरफ, उस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स। उसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स। और जितने रीजन तक, जितने एरिया तक उसके फोर्स का इफेक्ट होता है, जितने एरिया तक उसके फोर्स का इफेक्ट होता है, उस एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। उस एरिया को क्या बोलेंगे हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। आपको ये छोटा सा बात समझ में आ गया कि कोई भी चार्ज होता है ये अपने चारों तरफ एक फोर्स एक्सर्ट करता है, उस फोर्स को इलेक्ट्रिक फोर्स बोलते हैं। और जितने रीजन तक वो उसका इफेक्ट होता है उस फोर्स का, उस रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। अब देखिए, अगर कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल इसके आसपास में आता है, अगर वो सेम नेचर का होगा तो उसके ऊपर में क्या होगा, रिपल्सन लगेगा, एक रिपल्सिव फोर्स लगेगा जिससे कि वो दूर जाएगा। अगर ये नेगेटिव उल्टे नेचर का होगा, अपोजिट नेचर का होगा, तब ये उसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा अपने तरफ। लेकिन ये फोर्स उसके ऊपर लगाएगा, या तो उसको पुश करेगा या तो उसे पुल करेगा। यही दोनों चीज वहां पे वो करेगा। क्लियर? अब देखिए, ये जो चार्ज है यहाँ पे, ये जितना ज्यादा नजदीक रहेगा इस वाले चार्ज के, उतना ही ज्यादा फोर्स इसके ऊपर में लगने वाला है। ये जितना दूर रहेगा उतना ही कम फोर्स इसके ऊपर में लगेगा। और ये बात कूलम्ब्स लॉ में बताया गया। कूलम्ब्स लॉ जो था, इसका फॉर्मूला होता है, कूलम्ब्स लॉ में कूलम्ब ने एक फॉर्मूला बताया था जिससे कि फोर्स को मेजर किया जाता है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ उसके बारे में कि एफ जो होता है, उन्होंने बताया था कि एफ जो होता है उसका फॉर्मूला होता है के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। यहाँ पे Q1 जो है एक ऑब्जेक्ट का चार्ज, Q2 जो है ये दूसरा चार्ज है, और R क्या है, उसके बीच का डिस्टेंस है, और K क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है, कूलम्ब्स कांस्टेंट, ठीक है। ये सारे यहाँ पर वैल्यूज है। तो इसी फॉर्मूले से पता चलता है कि उन दोनों के बीच में कितने फोर्स लग रहे हो। ओके, इसे कूलम्ब्स लॉ बोलते हैं। ये आपके टॉपिक में नहीं है, आपके 12th का टॉपिक है, तो हम लोग उसे वहां पे कवर करेंगे। ओके, चलिए, आई होप आपको इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट
आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग बात करेंगे कि ये जो चार्जेज होते हैं जो कि फोर्स लगा रहे हैं, ये जो चार्जेस होते हैं क्या ये मूव कर पाएंगे या नहीं, मूव भी करते हैं या नहीं, क्या ये चार्जेस हमेशा स्टेशनरी रहता है, ये मूव भी करते हैं। हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि जो चार्जेस होते हैं वो एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर हो जाता है, तो ट्रांसफर तो पॉसिबल हो रहा है यहाँ पे, लेकिन क्या चार्जेस मूवमेंट कर रहे हैं, क्या कर पाएंगे क्या? तो हाँ, चार्जेस मूवमेंट भी कर पाते हैं। तो चलिए हम लोग इसी टॉपिक को समझते हैं। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि चार्ज फ्लो कर पाते कि नहीं। उससे पहले मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। देखो मैं आपको बोल रहा हूँ कि एक सरफेस है और ये सरफेस पे दो ऑब्जेक्ट है, एक है ए और एक ऑब्जेक्ट है आपका बी। अगर ये ऑब्जेक्ट अगर यहाँ रखा हुआ है तो क्या ये ऑब्जेक्ट और नीचे अपने आप आएगा? नहीं आएगा। लेकिन अगर इसी ऑब्जेक्ट को मैं थोड़ा हाइट पे ले जाऊं, कुछ हाइट पे ले जाऊं, तो इसके अंदर में जैसे ही मैं इस ऑब्जेक्ट को कुछ हाइट पे लेके गया तो इसके अंदर में क्या आ गया, एक तरह का पोटेंशियल एनर्जी आ गया। आपने 9th क्लास में से पढ़ा था। इसके अंदर क्या आ गया, एक पोटेंशियल एनर्जी आ गया, और इसी पोटेंशियल एनर्जी के कारण से ये क्या हो रहा है, जब मैं इसे छोड़ दूंगा तो ये अपने आप ही नीचे गिरना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के पास में पोटेंशियल एनर्जी होता है तो वो हाई एनर्जी से लो एनर्जी की तरफ क्या होता है, ट्रांसफर होता है, मतलब मूवमेंट करता है। कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसा ही करता है, अगर उसके पास में पोटेंशियल एनर्जी है तो वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूवमेंट करेगा। और यही चीज होता है हमारे चार्जेस के साथ में। जब हम लोग किसी चार्ज ऑब्जेक्ट को या फिर ऐसे ऑब्जेक्ट जिसके अंदर जैसे कि कंडक्टर हो गया, कंडक्टर के अंदर में क्या होता है, देखिए ये जो कंडक्टर है, मान लो कि आपका कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर में कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसके अंदर में क्या होता है, कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते कैसे हैं, जो एटम्स का जो आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि न्यूक्लियस से बहुत ही लूजली बाउंडेड होते हैं, उन्हीं इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं हम लोग, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होता है, इनको जैसे ही थोड़ा भी एनर्जी मिलता है तो वो एनर्जी जैसे ही उनको मिलता है तो वो मूवमेंट करने लगता है। वैसे देखो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पहले से ही रैंडम मोशन में रहते हैं, लेकिन इन इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन फिक्स नहीं होता है। लेकिन जैसे ही इनको एनर्जी मिलता है और वैसे ही ये क्या करते हैं, एक फिक्स डायरेक्शन में मूवमेंट करना स्टार्ट कर जाते हैं। अब एनर्जी देने का काम किसका हो रहा है यहाँ पे, एनर्जी देने का काम यहाँ पे बैटरी करता है। जो पावर के सोर्सेस होते हैं वही इनको क्या करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। और जैसे ही इनको एनर्जी मिलता है तो ये मूवमेंट करना स्टार्ट करने लगता है। ठीक है, जैसे कि आपने यहाँ देखा कि ये जो ऑब्जेक्ट था, इसको जैसे ही पोटेंशियल एनर्जी मिला तो ये हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ अपने आप मूव करने लगा। वैसे ही जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलता है तो उसका पोटेंशियल जो होता है ये क्या होता है, बढ़ जाता है। इसी कारण से वो हाई पोटेंशियल वो फिर दूसरी तरफ मूवमेंट करना स्टार्ट कर जाते हैं, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूवमेंट करना स्टार्ट कर जाते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, और ये काम कर कौन रहा है, बैटरी कर रहा है या फिर कोई पावर सोर्स कर रहा है। तो चलिए अब आपको ये बात तो समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रॉन्स मूव कर क्यों रहे हैं, क्योंकि उन्हें कहीं से एनर्जी मिल रहा है और इसी कारण से वो मूवमेंट कर रहे हैं वहां। ठीक है, हम लोग ये इस पॉइंट को हम लोग आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जो एनर्जी मिल रहा है वहां पे वो किस तरीके से मिल रहा है एनर्जी, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो किस तरीके से मूवमेंट वहां पे करते हैं। ओके, अभी आप देखते हैं यहाँ पे फ्लो ऑफ चार्ज। देखिए इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, ये तो आपको समझ में आ गया, लेकिन क्या इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को हम लोग कुछ नाम दे सकते हैं? तो हाँ, इसको हम लोग नाम देते हैं। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। तो चलिए करंट के डेफिनेशन को हम लोग यहाँ पे पहले लिख लेते हैं। ओके, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इसका मतलब क्या हो गया कि जो चार्ज फ्लो कर रहा है, जैसे कि मान लो इस कंडक्टर में चार्ज फ्लो कर रहा है, तो ये 1 सेकंड में कितना चार्ज उसमें से फ्लो करेगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। ओके, देखो इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग यहाँ पर डिनोट करते हैं किससे, आई से। इट इज डिनोटेड बाय आई, इट इज डिनोटेड बाय आई, आई से डिनोट करते हैं। अब देखो इसका मैं फॉर्मूला कैसे लिखूंगा, आई इक्वल टू मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, आई इक्वल टू अमाउंट ऑफ चार्ज, अमाउंट ऑफ चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। अमाउंट ऑफ चार्ज डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, टाइम। मतलब कि अमाउंट ऑफ चार्ज यूनिट टाइम में कितना चार्ज उसमें से फ्लो किया है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, करंट बोलेंगे।
अब क्योंकि चार्ज को हम लोग Q से डिनोट करते हैं तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बाई टी। आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बाई टी। और यही फॉर्मूला है जिससे हम लोग करंट को मेजर करते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं इसका SI यूनिट की बात करता हूँ। देखिए ये क्या है आपका, ये है आपका चार्ज, और चार्ज का यूनिट आपको पता है कि कूलम्ब होता है, C, जिसे हम लोग C से डिनोट करते हैं। और टाइम का जो SI यूनिट होता है वो क्या होता है, सेकेंड होता है। तो मैं बोल सकता हूँ कि जो SI यूनिट होगा, यूनिट ऑफ करंट, इलेक्ट्रिक करंट, ये क्या होगा, ये होगा आपको कूलम्ब पर सेकेंड। और इसी कूलम्ब पर सेकेंड को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पियर बोलते हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग एम्पियर बोलते हैं। ये बात आपको याद रखना है। यहाँ पे एम्पियर को हम लोग ए से डिनोट करते हैं, ए से। बहुत जगह पे करंट लिखा हो रहेगा तो वो क्या होगा, ए होगा एक्चुअली में। अब देखिए आप लोग इलेक्ट्रिसिटी में और इलेक्ट्रिक करंट में कंफ्यूज मत होइएगा। इलेक्ट्रिसिटी जो है ये तो एक तरह का डेफिनेशन है, ये एक तरह का उसका फीचर है, लेकिन जो इलेक्ट्रिक करंट का जो यहाँ पर डेफिनेशन लिखा हुआ है ये एक तरह का न्यूमेरिकल डेफिनेशन लिखा हुआ है। ठीक है, जिससे कि हम लोग उसके न्यूमेरिकल वैल्यू को मेजरमेंट कर सके। ओके, तो आपको ये बात आपको याद रखनी है। चलिए अगर आपको ये सारा बात क्लियर हो गया है कि करंट क्या होता है, उसका SI यूनिट क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो अब मैं यहाँ पर देखता हूँ कि करंट जो होता है ये कितने टाइप्स के होता है। देखो स्टार्टिंग में जब साइंटिस्ट लोगों ने ये डिस्कस किया था, तो जब करंट के बारे में वो बता रहे थे तब उनको एक बात पता था कि जो एटम बना हुआ होता है ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्जेस से मिलकर बना हो रहता है और दोनों का मेजरमेंट सेम होता है। लेकिन नेचर क्या होता है, अपोजिट रहता है। लेकिन उन्हें पूरा उसका स्ट्रक्चर पता नहीं था कि उसमें मूवमेंट करता कौन है। मतलब कि जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है तो उसमें मूवमेंट क्या करता है, वो मूवमेंट नेगेटिव चार्ज मूव करता है या फिर पॉजिटिव चार्ज मूव करता है, ये उन्हें पता नहीं। तब स्टार्टिंग में उन्होंने ये मानकर चला था कि जो चार्ज उसमें फ्लो कर रहा है वो पॉजिटिव चार्ज है, ये उन्होंने मान लिया था। और उसी से देखकर जो पॉजिटिव चार्ज को ही लेते हुए उन्होंने सारे फॉर्मूला को, सारे थ्योरीज को उन्होंने डिस्कस कर लिया था। मतलब कि सारे थ्योरीज को उन्होंने इन्वेंट कर लिया था, बना दिया था। तो अब बाद में जाके फिर पता चला कि जो फ्लो कर रहा है उसके अंदर में वो एक्चुअली में नेगेटिव चार्ज है, वो पॉजिटिव चार्ज नहीं है। लेकिन सडनली इतने सारे फॉर्मूला को चेंज करना ये उनके लिए पॉसिबल नहीं था। तब उन्होंने सोचा कि नेगेटिव चार्ज हो या फिर पॉजिटिव चार्ज, दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है। तो अगर मैं नेगेटिव चार्ज को लेकर कोई फॉर्मूला यहाँ पे बनाऊं, कोई कैलकुलेशन करूं, और पॉजिटिव चार्ज को लेकर कोई कैलकुलेशन करूं, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को लेकर कैलकुलेशन करूं, तो मेजरमेंट में तो कोई फर्क नहीं दिखने वाला है। दिखेगा क्या, बस उसके डायरेक्शन में फर्क दिखेगा, लेकिन मेजरमेंट सब में क्या होगा, सेम होगा। तब उन्होंने बोला कि चलो जाने दो, हम लोग यहाँ पर मान कर चलेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी में जो फ्लो होता है इलेक्ट्रिसिटी का वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है। वो कहाँ होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है, ये उन्होंने मान लिया। तब उन्होंने बोला कि हम लोग इस करंट को यहाँ पर क्या बोलेंगे, इस तरह के करंट को हम लोग बोलेंगे कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल करंट मतलब कि ऐसा करंट जो कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है, इस तरह के करंट को हम लोग क्या बोलेंगे, कन्वेंशनल करंट बोलेंगे। और एक्चुअली में लेकिन हो क्या रहा है यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन्स जो मूव कर रहे हैं वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स किधर मूव कर रहे हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूवमेंट कर रहे हैं। तो उन्होंने इस तरह के इलेक्ट्रिसिटी को जिसमें कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूवमेंट कर रहे हैं उसको इन्होंने बोला इलेक्ट्रॉनिक करंट। इलेक्ट्रॉनिक करंट, इलेक्ट्रॉनिक करंट। हम लोग जब भी यहाँ पर कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे या फिर आगे के जितने भी थ्योरीज हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं वो सब इस वाले प्रोसेस को, इस वाले कंडीशन को मानकर चलेंगे, जिसमें कि हम लोग सिर्फ कन्वेंशनल करंट की बात करें, क्योंकि सारे फॉर्मूला इसी से ही डेवलप किए गए, इसी कारण से। ओके, आई होप आपको ये इलेक्ट्रिक करंट का कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया। तो देखिए आपको यहाँ पे एक बात समझ में आया कि ये जो फ्लो ऑफ चार्ज है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं करंट, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पर हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे, जिससे आपको कॉन्सेप्ट और भी अच्छे से क्लियर होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।